नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा यहाँ पर साइंस के पीवाईक्यू का सेशन लिया जाता है, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यू यहाँ पे एनालाइज कराता हूँ और उनको सॉल्व कराता हूँ। आज जो हम करने वाले हैं वो 30 अगस्त 2022 की शिफ्ट को करने वाले हैं। कल हमने कौन सी की थी? कल हमने 29 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 30 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपकी शिफ्ट सेकंड भी कंप्लीट होगी और शिफ्ट थर्ड भी कंप्लीट होगी। तो अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस यानी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और साइंस उसमें आता है, तो आप ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं, वो भी शिफ्ट वाइज। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके बाद में हम आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से उन पीवाईक्यूज का एनालाइजेशन कराएंगे और यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो ये जो सीरीज है ये हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें जीएस आपको ललित सर पढ़ाते हैं। ये कब पढ़ाते हैं भाई? 5 बजे पढ़ाते हैं शाम को। अगर बात की जाए साइंस की, तो आपको पता है, आप पहली बार जुड़े होंगे तो मैं आपको बता दूं कि हम शाम को 6 बजे साइंस के पीवाईक्यू के सेशन चलाते हैं और बाद में जो क्लास चलती है वो 8 बजे चलती है। और ये 8 बजे की जो क्लास रहती है वो आपकी किसकी रहती है? यादबिन सर की रहती है, जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है भाई। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट के साथ में पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी के साथ में पढ़ना चाहते हैं और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप साइंस का बैच हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये साइंस का बैच आपको कहाँ मिलेगा? तो भाई एक बात बता देता हूँ कि ये बैच आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ये बैच आपको मिलने वाला है हमारी यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे। तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ से यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा ये इंटरफेस आपको दिख जाएगा, जो कि मात्र 99 रुपये का है। ये बैच आपको पीवाईक्यू सीरीज के साथ में यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड कराएगा और कंसेप्ट थ्योरी भी प्रोवाइड कराएगा। तो आप अगर इस बैच को लेना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें यादबिन स्मार्ट क्लासेस की ऐप और वहां पर जाकर इस बैच को खरीद लें, क्योंकि इस बैच की जो कीमत है वो आपकी पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। अगर आपकी पॉकेट मनी, मैं मानता हूं आज के टाइम पे 500 रुपए होगी और ये बैच आपको 99 रुपए में मिल रहा है और ये बैच आपको लाइफ टाइम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, ये बैच आपको लाइफ टाइम, यानी साइंस को एक बार आपने खरीद लिया, हम आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, 99 रुपए का मौका है, जिंदगी भर पढ़ना नहीं है, हमें तब तक पढ़ना है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी करें, इस बैच को खरीदें, क्योंकि ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेमो वीडियोस दिख जाएंगे, जो कि हमारे यादबिन स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। वहाँ पर जाके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। एक में मैंने बायो को कंप्लीट कराया है, यानी बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसमें सेल को पढ़ाया है, और दूसरा जो वीडियो है जिसमें मैंने फिजिक्स को कंप्लीट कराया है, जहाँ मोशन को मैंने उसमें पढ़ाया है। तो आप उन दोनों वीडियोस को देखकर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं और कैसे कैसे इन चीज़ों को समझाने वाला हूं। तो जल्दी करें, समझ लें, उसके बाद में आप यहाँ पे भाई 100 रुपये में वैसे कुछ नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं मौका दे रहा हूँ, डेमो ले। डेमो के बाद में आप इन वीडियोस को देख के अपना बैच ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुरंत आंसर देना है। जितना जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी आंसर दें, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, क्या कहता है ये? निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? तो यहाँ पे हमसे ऐसा केमिकल पूछा जा रहा है जो यहाँ पे ओजोन जो लेयर होती है कहाँ होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में सबसे पहली परत जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल पाई जाती है। और इस क्षोभ मंडल के बाद आपको एक लेयर मिलती है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं समताप मंडल। और इसी समताप मंडल के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और इस ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, इस टाइम पे छिद्र पाए जाते हैं। और वो छिद्र किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक ऐसा केमिकल है, वो केमिकल ओजोन लेयर को क्या करता है, यहाँ पे हानि पहुंचाता है। और ये जो लेयर
हानि गैस की वजह से हो रही है, तो मैं बता दूं कि इन चारों में से ये ऑप्शन नंबर सी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप CFC के नाम से जानते हैं, तो ये गैस ऐसी है जो क्या करती है, इस ओजोन परत को क्षय करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, और यहाँ पे ओजोन परत में जो छिद्र पाया जाता है वो भी इसी वजह से पाया जाता है। आया समझ? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने लिख के दिया है। हमारे पास में सन के द्वारा यूवी रेज आती हैं। भाई ओजोन परत जरूरी क्यों है? क्योंकि सन के द्वारा यूवी रेज आती हैं, और यूवी रेज जो हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में आने के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे यूवी रेज जो हैं वो हानिकारक नहीं रहती। ठीक है, तो ये यूवी रेज को रोकता है। अगर ये खत्म हो जाए तो ये डायरेक्ट यूवी रेज आएंगी, और यूवी रेज हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलें आगे, लिख के दिया है सारा कुछ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ो, समझो, बताओ। कहता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक, सॉरी, कार्बन का ये दिया गया है C4 नेगेटिव, यानी कार्बन के लिए ये इस तरीके से मेरे पास में इसके पास 4 आयन है, C4 नेगेटिव दिया है। कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या बतानी है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं। तो सबसे पहले मैं अगर कार्बन की बात करूं, मैं इसकी बात नहीं करता, मैं कार्बन की बात करता हूं। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो चलिए मैं बता देता हूं क्या है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि आपको पता है सभी का परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, 6 होता है। अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 6 होगी। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 6 होगी। अब दिमाग में आ रहा होगा आपके कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 हैं, तो आंसर में तो है ही नहीं। नहीं है, उसका रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं है। हमारे पास में क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 है, लेकिन पूछा क्या गया है, C4 नेगेटिव। इस 4 आयन की बात हो रही है, ये क्यों लगा है 4 नेगेटिव? इसका मतलब है कि इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त किए हैं किसी से अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है? इसलिए ले रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनता है वो कैसा बनता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है कि पहले में आते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये साझा करता है। ये क्या कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा, लगभग ये साझा करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सबसे साझा करेगा। साझा करने के चक्कर में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐसा है कि प्राप्त करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये प्राप्त करता है। अब बताओ कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितनी थी, 6 थी, लेकिन इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, साझा किए। तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। क्या प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट पड़ा, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो अब आपको 10 और 6 यहां पे आंसर दिख जाएगा। कहां है 10 और 6, ये तो 6 और 10 है, लेकिन डी जो है वो क्या है, 10 और 6 है, क्योंकि यहां पे क्रमशः पूछा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले आएगी जो कि 10 है, प्रोटॉनों की संख्या बाद में आएगी जो कि 6 है। क्यों है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, या फिर साझा किए हैं, या फिर शेयर किए हैं। आया समझ? सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या है, भाई आपने कभी मधुमक्खी देखी होगी, देखी तो सब नहीं है। अब ये मधुमक्खी क्या करती है, डंक मारती है। क्यों मारती है भाई, अगर आप किसी को छेड़ोगे तो वो तो डंक मारेगा। अब मधुमक्खी के पास में तो होते हैं डंक। अब ये डंक मारने से क्या होता है, हमारे पास में थोड़ी देर बाद आप देखते हो थोड़ा सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से इसमें दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। इसका मतलब है ये कोई ना कोई रसायन छोड़ती होगी। डंक मारने के बाद में ये क्या करती है, ये एसिड छोड़ती है। क्यों, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में एक एसिड पाया जाता है, और वो एसिड कौन सा है भाई, वही एसिड है फॉर्मिक एसिड। अब ये एसिड हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और हमारी बॉडी में प्रवेश करने पर होता है, प्रवेश करने पर जलन होती है, सूजन होती है, दर्द होता है। अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में एसिड आ चुका है। अब एसिड को निष्क्रिय करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस की जरूरत पड़ेगी, तभी तो होगा। एसिड के साथ में बेस की अभिक्रिया करा दें
तो वो उदासीन हो जाता है, और इसी की वजह से इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारे पास में कोई ऐसा होना चाहिए, जब अम्ल आ चुका है तो क्षारीय प्रकृति का कोई ऐसा होना चाहिए जो इसको दिक्कत कर सके या फिर उदासीन कर सके। तो इन चारों में क्षारीय प्रकृति का कौन है जो मधुमक्खी के प्रभाव को बेअसर करता है? तो वो कौन है भाई? वो है बेकिंग सोडा, या इस बेकिंग सोडा को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको अगर कहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट दिखता है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये बेकिंग सोडा ही है, या फिर बेकिंग सोडा का ही दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, आया समझ? क्वेश्चन समझ में आया? मधुमक्खी की बात हो रही है, मधुमक्खी के छत्ते में यूं ही हाथ नहीं डालना होता है। आप धीरे धीरे किसी को ऐसे इस तरीके से परेशान करोगे तो दिक्कत हो जाती है। सब लोग डंक ही मारते हैं। अब जिसके पास डंक होगा तो वो डंक मारेगा, कुछ और होगा तो कुछ और मारेगा। बाकी की बात करते हैं कि मधुमक्खी के डंक मारने पर दर्द और खुजली मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, बाकी सारी चीज़ आप पढ़ लेना कहाँ पे क्या असर करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमारे पास में जनरेटर होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि लाइट चली जाती है, शादी में ज़्यादातर तो अब शादियों में यूज़ होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही लाइट जाती है वो जनरेटर को घुमाते हैं, घुमाने के बाद में जनरेटर चलता है, चलने के बाद में क्या होता है? लाइट आ जाती है। ऐसे ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत जनरेटर में हम यहाँ पे एनर्जी को तो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमने एनर्जी क्या दी भाई? उसे घुमाया। घुमाने का मतलब है कि हमने मैकेनिकल एनर्जी दी। क्या किया? घुमाने का मतलब है कि हमने उसे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा दी है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है जनरेटर किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब से मैं ये पूछता हूं कि इनमें से कौन सा होगा? क्योंकि जब मैकेनिकल एनर्जी घुमाने पर उसे मिलेगी कैसे? मैकेनिकल एनर्जी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा या चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र कब होगा? जब हम मोटर के लिए दोनों तरफ में चुंबकीय क्षेत्र बनाएं या फिर चुंबक का यूज करें। और इन चुंबक की वजह से क्या होता है? इन चुंबक की वजह से यहाँ पे जो भी चीज होती है ये क्या करती हैं? इस कुंडली को धक्का देने की कोशिश करती है। क्यों धक्का देने की कोशिश करती है? क्योंकि यहाँ पे काम करता है आपका लेफ्ट हैंड रूल। किसका लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ये क्या करता है? ये घूमने लगता है। ये घूमना किसकी वजह से? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से नहीं घूमा, घूमा तो चुंबक की वजह से है। वो तो बताता है कि फोर्स कैसे लग रहा है। तो आप यहाँ पे दो चुंबक की वजह से काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसे चुंबकीय क्षेत्र बनाना होगा। लेकिन हमें बना क्या रहे हैं? हम तो विद्युत बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा, मैंने विद्युत कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए तब इसमें यानी घुमाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी। तो घुमाने के लिए किसकी जरूरत है? मैकेनिकल की। और घूमता रहे उसके लिए किसकी जरूरत है? चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक की जरूरत है। इसलिए मोटर में जो भी विद्युत मोटर होती हैं उनके अंदर चुंबक लगे आते हैं, और दो चुंबक लगे आते हैं, जिससे आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वायर आता है या कोई भी रिंग आती है, वो क्या करती है? वो घूमने लगती है। और वो घुमाते रहने के लिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज होता है, जिससे करंट जो है वो आपका बदलता रहता है। और करंट एक साइड में प्लस और माइनस होगा, फिर दूसरी साइड में प्लस और माइनस होगा, क्योंकि उसको हमें लगातार घुमाना है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिख के मैंने सारा कुछ दिया है। आप यहां पे जाकर डीसी जनरेटर की बात हो रही है, यानी जब भी जनरेटर में हमने यहां पे रोटेशन के लिए क्या लगाते हैं? स्प्लिट रिंग लगाते हैं, जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, स्प्लिट रिंग लगाते हैं, जो कि आप अगर पूरी रिंग है तो हम पूरे उसे रिंग बोलेंगे, लेकिन बीच में कटी हुई है तो उसे क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग कहते हैं। और दोनों तरफ में क्या लगे हैं? दोनों तरफ में चुंबक है। तो ये चुंबक की वजह से अब इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चुंबक यानी चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होगी। और जैसे ही हम यहाँ पे कोई कुंडली लेके आते हैं, वो क्या करती है? वो घूमने लगती है। क्यों घूमी है? क्योंकि इसमें ये तो धक्का दे रहा है, इसकी वजह से तो घूम रहा है, लेकिन स्प्लिट रिंग की वजह से यहाँ पे जो करंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या कहता है? 5 यहां से पूछता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया इनमें से कौन सी है?
तो याद रखना होती क्या है अवक्षेपण, यानी किसी भी चीज में अवक्षेप मिलना। और अवक्षेप मिलने का मतलब है, जैसे मैंने कोई भी प्रयोग किया, रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे रिएक्शन कराओगे और आपने देखा होगा कि नीचे की ओर कोई सॉलिड जम जाता है। अब ये सॉलिड जो जमा है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अवक्षेप। इसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यानी सॉलिड फॉर्म में मुझे कुछ मिल रहा है उसे मैं अवक्षेप कहता हूं, और जिस रिएक्शन की वजह से मिल रहा है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इन चारों में ऐसा कौन है कि अगर मैं किसी एक्वस वाले पार्ट से क्या कराता हूं, रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, एक तो सॉलिड मिलता है और एक एक्वस मिलता है। तो आप देख लो, यानी हमने क्या किया, दो केमिकल लिए, किस फॉर्म में लिए, एक्वस में लिए, और उन दोनों की रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने के बाद में जो मुझे उत्पाद मिले ना, उनमें से एक उत्पाद जो है वो क्या है, उनमें से एक उत्पाद जो है वो क्या मिला मुझे, वो सॉलिड मिला। और यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों एक्वस फॉर्म में थे, और ये कैसा मिला है, ये एस का मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, और इसी के कारण ये अवक्षेप है। और ये अवक्षेप है तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है, जो कि मैंने आपको बता दी कि ये जब हम किसी रिएक्शन करते हैं, जो अवक्षेप नीचे जमा हुए हैं उन्हें हम अवक्षेप कहते हैं, और इस रिएक्शन को अवक्षेपण कहते हैं। आया समझ, आ गया होगा, पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, बता दिया, इसमें भी क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख के दिया है कि अवक्षेप एक अघुलनशील पदार्थ है, अभिक्रिया ऐसी जिसमें अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है, जो कि मैंने बता दिया, इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 से कराई तो हमें BaSO4 मिलता है, जिसे हम बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और ये सल्फेट जो है वो सॉलिड रूप में मिलता है, और ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है 6, कहता है क्या कि हमारे पास में 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है। तो टोस्टर तो सबके घर में होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, टोस्ट बनाने में काम आता है। और ये टोस्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर टोस्टर के पास में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इस टोस्टर का कुछ ना कुछ पावर होगी। तो पावर कितनी है उसके पास में, ये पावर कितना है, 1100 वाट का है। कितनी है उसके पास, 1100 वाट का पावर है। टोस्टर जो है वो 220 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इसको हमने यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया, इसको वोल्टेज दिया हमने 220 वोल्ट। ठीक है, अब पूछा गया है कि इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास में जो फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है BI। पावर का फॉर्मूला तो BI है। यहां पे तो करंट की बात आ रही है, लेकिन ये तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको रेजिस्टेंस में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि करंट जो होता है ओम के नियम से B/R होता है। ये लग गया ओम का नियम, और जैसे ही मैंने ओम का नियम लगाया, मेरे पास में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I की जगह पे B/R रखूंगा तो B क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है तो B² R हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस के फॉर्म में ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या करना है, जो भी दिया है मान रखनी है। B का मान कितना है, 220, स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। R यानी रेजिस्टेंस की, अच्छा पावर दे रखी, रेजिस्टेंस निकालना है, पावर कितनी है, 1100 है, तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला बनकर तैयार। क्या करेंगे भाई, 0 से तो 0 काट दो, इस 0 से तो 0 काट दो, इसका भी। अब इस 11 से 22 काट दो, 2 टाइम जाएगा, यानी 2 टाइम गया। 22 जा 2 कितने, 22 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो R की वैल्यू कितनी आई, 44 होते हैं, R की वैल्यू कितनी आई, 44 आ गई। क्या है इसका मात्रक, तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है भाई ओम। तो आंसर हो गया 44 ओम। कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में। आया समझ, हमें पावर दे रखी थी, हमें वोल्टेज दे रखा था। पावर का फॉर्मूला होता है P=BI। अब इसको मुझे रेजिस्टेंस के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस पूछा है, तो मैंने I की जगह पे क्या लगा दिया, B/R, जो कि मुझे ओम का नियम बताता है। तो ओम के नियम से मैंने I की वैल्यू को रखा, फॉर्मूला मेरा बन के तैयार हुआ, मैंने वैल्यू पुट की, मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। चले
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? 7 हमसे बोला है कि जो स्प्लिट बोल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किए जाते हैं। भाई अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जहां पे दो चुंबक का यूज इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हो रहा है, जब हम जनरेटर का यूज कर रहे थे तो वहां पे स्प्लिट रिंग का यूज हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई हाँ, हमें ए की जरूरत है, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है कथन ए, वो हमारे लिए सही है, क्योंकि यहां पे विद्युत मोटर में इसको घुमाने के लिए और करंट के लिए स्प्लिट रिंग की जरूरत होती है। और मैंने यहां पे बात कर दी ए की, बात सही। अब बी की बात करते हैं। हमारे पास बी क्या कहता है? मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है। अब ये बताओ ज्ञात किसके द्वारा की जाती है? याद रखना, जब भी आपसे फोर्स के बारे में बात करे, यानी हमें जब भी किसी भी कुंडली यानी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए ये है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई वायर रख दिया, तो इस वायर में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तब यहाँ पे फोर्स लगने लगता है। और जब वो फोर्स जो लगता है ना, इस फोर्स को प्राप्त करने के लिए, फोर्स की दिशा पता करने के लिए हमें यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड की जरूरत होती है। इसलिए बी गलत हो जाएगा। कैसे कि यहां पे मेरे पास इंडेक्स फिंगर है, ये मेरे पास में इंडेक्स फिंगर, मेरे पास मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को इस तरीके से फैलाओ कि ये 90 डिग्री पे हो। ये गए 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे, इसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री पे, तीनों 90 डिग्री पे हैं। ये क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये आपका क्या है? ये मिडिल फिंगर है, ये किसको बताएगी? ये करंट की बताएगी। अब करंट कहाँ पहना है मैंने? ऊपर की तरफ में, तो इसको ऐसे कर दूंगा मैं। अब जो आपका थंब है, वो थंब क्या बता रहा है? वो करंट यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा होगा? पीछे की ओर लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। इसलिए आपका बी जो है यहाँ गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल ए सही होगा, कथन ए सही होगा। आया समझ? आया समझ? लेफ्ट हैंड रूल यूज करने का पता करने के लिए फोर्स का यूज किया जाता है। राइट हैंड जो है वो करंट की दिशा बताता है। जब हम राइट हैंड का यूज करेंगे ना, हम करते अपना है, लेकिन रूल जो है वो फ्लेमिंग का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि हमारे पास में दो कथन हैं। इन दो कथन के आधार पे हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पता हो कथन के आधार पर। चलिए, हमारे पास पहला कथन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो याद रखना कि जब भी क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात हो तो अब हमें 3 उत्पाद मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के अलावा और कौन सा मिलता है? एक मिलता है आपका हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा मिलता है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 3 उत्पाद क्लोर अल्कली से मिलते हैं। ठीक, क्लोर का मतलब ये पे आपको क्लोरीन दिख गया, अल्कली में आपको दिख गया कि जो अल्कली हो यानी क्षारी हो, कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछा गया है पहला कथन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली से प्राप्त किया जाता है। कथन फर्स्ट सही है। सेकंड कहता है कि 3 उत्पाद मिलते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। कथन सेकंड भी सही है। इसलिए मेरे को पता चल गया कि कथन जो है फर्स्ट और सेकंड सही हैं, और यहाँ पे फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड असत्य गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 का भाई, हाँ बी बताया, 7 का बताया, ये 8 चल रहा है। प्रोसेस पूरी लिख के दे दी है। इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है क्लोर अल्कली प्रक्रिया में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत हम प्रवाहित करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें हम जैसे ही विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये आयंस में टूट जाता है, और हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, हमें मिलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर इसके अलावा हमें क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो जाती है। अब क्रिया मैंने यहाँ लिखी है, जो नहीं दिखाई दे रही होगी तो अब दिखाई दे जाएगी। ये मैंने अब क्रिया यहाँ पे लिख के दी है। ओके जी, चलें
आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा प्रमोशन। और प्रमोशन कहता है कि यादविन स्मार्ट क्लासेस की परिवार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम था यादविन स्मार्ट क्लासेस। अब ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको प्ले स्टोर से। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करनी है। डाउनलोड क्यों करनी है? क्योंकि हम यहाँ पे आपको बैच दे रहे हैं। बैच क्या है? तो बैच है आपका यहाँ पे साइंस की क्लासेस का, जिसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। अब साइंस में क्या क्या पढ़ाओगे? तो हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, बायो पढ़ाने वाले हैं, ये तीनों ही पढ़ाएंगे। इसके अलावा और क्या मिलेगा? तो भाई हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और क्या चाहिए? इसके अलावा जो पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और भी कुछ चाहिए तो भाई टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट के अलावा और क्या दोगे? तो हम यहाँ पे पीवाईक्यू के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई इतना सब कुछ हम दे रहे हैं, कितने रुपए में दे रहे हैं? तो ये भी रेट आपको सामने दिख रही होगी, 99 रुपए में, 99 रुपये में हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं। और ये बैच आपके लिए इम्पोर्ट रहने वाला है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और जहां जहां भी जिस जिस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए। तो करना क्या है? तो फोन उठाना है और जल्दी फोन उठाओ अभी तुरंत। साइंस पढ़ाने का तरीका आपने यहाँ पे देख लिया होगा, मैं किस तरीके से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इजी वे में सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्या करना है? तो आप जाइए, कहाँ जाए? प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और साइंस के बैच को खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि आपके बैच में आएगी, आपके एग्जाम्स में आएगी, और एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइंस का। तो हमें साइंस आनी चाहिए। पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको पास कराना है। और अगर आप पास नहीं होगे तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? तो जॉब के लिए अगर कोई रोड़ा बन रहा है, साइंस अगर रोड़ा बन रही है, तो रोड़ा बनने के लिए मैं आपके लिए ये बैच लेके आ रहा हूं और आपको यहाँ पे पंख देने वाला हूं। और पंख यानी पंख किसके लिए दूंगा? तो उड़ान के लिए। तो उड़ान, अपने हौसलों की उड़ान के लिए आप साइंस को बैच के खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको यूपीएसआई और आरआरबी ग्रुप डी का अगर बैच चाहिए तो ये बैच भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो आपको केवल 399 रुपए मिलने वाला है। और इस बैच में हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। यानी आपके लिए करना कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है। बाकी की सारी मेहनत कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या है, ये सारा टेंशन ये हमें प्रोवाइड करना है, हमें दे दो। बाकी सारा काम आपका है। क्या काम है? कि आपको बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए, बस 399 रुपए में ये दोनों बैच भी आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसके आंसर देंगे। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। 9 कहता है कि कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल की बात आ गई। क्या करना है? अवतल दर्पण बनाना है। मैंने ये बना दिया। ये क्या है? ये तो दर्पण है नहीं। दर्पण के लिए क्या चाहिए? दर्पण के लिए एक पॉलिश चाहिए। क्या करूं मैं? पॉलिश कहाँ करूं? तो अगर मैं बाहरी वाले पार्ट पे पॉलिश कर देता हूं तो ये हमारा एक दर्पण बन जाता है और यही कहलाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, हमारे पास में फोकस दे रखा है जो कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मेरे पास में मेजर एक्सिस होती है, फोकस में किस साइड लूं? तो अवतल दर्पण के लिए फोकस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, अब फोकस जो है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। चलिए, और क्या दे रखा है? इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो सबसे पहले मुझे ध्रुव पता होना चाहिए। ध्रुव तारा नहीं, ध्रुव, पोल। तो पोल कहाँ पे है? पोल तो हमारा इसके बीच में है। अब इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। सी है क्या? इस अवतल दर्पण को गोले में बनाने वाला पार्ट है। ठीक है, यानी ये खोखला गोला होगा, उसमें से इतना सा पार्ट हमने चाप के आकार का निकाल लिया है। तो इसका एक त्रिज्या कह सकते हो, या फिर कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर है, लेकिन ये पोल से कितना दूर है भाई? भाई जितना आपका फोकस है ना, अगर इस फोकस का मैं दुगना कर दूं, क्या कर लूं? ये 18 सेंटीमीटर, इस फोकस को 18 नहीं 16 लो, क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं है 18 वाला। ठीक है, अगर मैं इस फोकस को क्या कर दूं? दुगना कर दूं, तो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 32 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमेशा फोकस का दुगना होता है, हमेशा फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो स्मॉल एफ बना देता हूं, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 पर आते हैं। कोई बिलियन दे रखा है। भाई कोई सॉल्यूशन आपके पास में हो,
तो क्या करना है, हमें क्या करना है, पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास में लिटमस पेपर है। अब इस लिटमस पेपर का प्रयोग करना है, क्या करना है, ये विलयन को क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो क्या करूं मैं, पीएच वैल्यू क्या होगी, कैसे बताऊं? तो भाई ये बताएंगे अनिल भाई साहब। क्यों अनिल, क्यों बताएंगे? क्योंकि आ से हो जाता है आपका अम्ल, और नी से हो जाता है क्या, नीला, और ला से हो जाता है आपका लाल। तो अनिल भाई साहब कहते हैं कि अगर लिटमस पेपर अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो नीले से लाल हो जाता है। तो अगर वो नीले से लाल हो रहा है और वो अम्ल है, तो अम्ल के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 से कम होती है। और यहाँ पे ऑप्शन में 7 से ज़्यादा दे रखा है, एक तो 7 ही दे रखा है, एक 8 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, कम कौन है, 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एसपी डी आंसर हो जाएगा। ये अनिल भैया ने बताया है, ना कि मैंने। याद रख लेना, जब भी आपसे अम्ल के बारे में बात की जाएगी तो अम्ल हमेशा नीले को लाल करता है, इसलिए ये नाम बन के तैयार हो जाता है अनिल। अगर क्षार है तो क्या करेंगे, तो छलनी काम आएगी। छलनी क्या करेगी, तो छलनी से हो जाता है, छा से हो जाएगा क्षार। आपकी छलनी में ला आता है बीच में, तो लाल, और नी का मतलब होता है नीला। जब लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। अब बात आती है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। प्रजनन तंत्र की बात आ रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आ रही है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, फीमेल के। तो इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से चारों ऐसे कौन हैं, यानी चारों में से ऐसा कौन है जो उसका हिस्सा नहीं है, बताओ कौन सा हो सकता है। तो याद रखना, देखो यूटेरस तो भाई प्रजनन तंत्र का ये हिस्सा है, गर्भाशय गर्भ के अंदर ही बच्चा रहता है, तो ये तो हिस्सा है। यहाँ पे अंडाशय, तो अंडा तो निकलता है, ये ओवेरी से निकलता है, ओवम निकलता है, तो वो तो है ही। इसके अलावा डिंब वाहिनी, तो अंडाशय जो है जो निकलता है वो कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये यूरेथ्रा नहीं होता, ये मूत्र मार्ग जो होता है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता। एएसपी डी आंसर गलत है, बी आंसर होगा भाई मूत्र मार्ग नहीं होगा। ठीक है, बाकी के तीनों जो हैं, फैलोपियन ट्यूब है, ओवेरी है, यूटेरस है, ये तीनों ही आंसर आपके यहाँ पे प्रजनन तंत्र के हिस्से हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। बताओ, ये नहीं पता तुम्हें, आ जाओ इस पे। मूत्र मार्ग की बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, यह वह नली है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाती है। यह महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। भाई ये किसका हिस्सा है, ये तो आपके यूरिन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि रिप्रोडक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आप देखोगे ये वजाइना होता है, ये वाला पार्ट जो रखा है ये यूटेरस है, और ये आपको जो दिख रहे हैं ना अंडे के आकार के, ये क्या है, ये आपके ये होती है ओवेरी, और ये आपको जो दिख रहा है ना ये ट्यूब आकार का, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये सारे ही आपके किसके हैं, ये सारे ही आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। जो नहीं है वो कौन है, वो मूत्र मार्ग है, जिसे हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भैया भाई, 12वां क्वेश्चन। ये कहता है कि हमारे पास में 3 माध्यम हैं। ठीक है, तीनों माध्यम की बात कर लेते हैं। हमारे पास 1 माध्यम, 2 माध्यम, 3 माध्यम। अब उनके अपवर्तनांक दे रखे हैं, यानी अपवर्तनांक का मतलब होता है μ1, और ये होता है अपवर्तनांक μ2, और ये इसका अपवर्तनांक है μ3। कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1.46 जी, ठीक है। दूसरे का कितना दे रखा है 1.65, चलो ये भी ठीक है। μ3 कितना दे रखा है 1.31, ठीक है जी, मान लिया। अब क्या होगा, अब ये कहता है कि हमारे पास में माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है ना वो B1, B2 और B3 है, ये B3 है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, B1 है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो B2 है,
और इस μ3 के अकॉर्डिंग जो है वो b3 है। ये प्रकाश की चाल दे रखी है। ठीक है, मैंने आपको ये तीनों चीजें यहां पे लिख के दे दी। चलिए अब क्या करना है, अब आपको मैं यहां पे बताता हूं कि किस तरीके से इसको बताना है। ठीक है, ये मैंने पूरा बना के दे दिया, पूरी टेबल बना दी आपके लिए। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे अपवर्तनांक के आधार पर हमें आंसर देने हैं। कैसे आंसर देंगे, तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो आंसर होगा, जब हमारे पास में अपवर्तनांक है, अगर अपवर्तनांक कम है, अगर म्यू की वैल्यू क्या है, कम है, तो क्या होगा, अपवर्तनांक कम होने पे बी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, बी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। बी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ये कैसा एरिया होगा, ये रेयर माध्यम होगा, यानी रेयरर मीडियम होगा। ठीक, अगर अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी कम होगा। और ये कैसा माध्यम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, यानी सघन एरिया होगा, यानी सघन माध्यम होगा। अब आप बताओ तीनों में ज्यादा किसकी है, तीनों में तो ज्यादा 1.65 की है, तीनों में सबसे कम किसकी है, तो भाई μ3 है 1.31। और इस 1.31 के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कहूं कि सबसे कम अगर इसकी है तो b1 की वैल्यू वो b की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आप बताओ μ3 के आधार पर सबसे ज्यादा कौन है, b3 है। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 1.46। तो अपवर्तनांक इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इसमें क्या होगी, इसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, आपके B2 वाले पार्ट से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B1 और ये बन जाएगा आपका B2। इसके आधार पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कम उसका वेग ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका वेग कम। तो सबसे ज्यादा किसका अपवर्तनांक है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हमें दे रखा है B2 का, ठीक है, सॉरी μ2 का है, यानी माध्यम 2 का। और इस माध्यम 2 के आधार पर सबसे ज्यादा अगर इसका है तो वेग सबसे कम किसका होगा, इसी का होगा, B2 का। तो जो मैंने यहां पे लिख दिया। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, μ3 का। अगर μ3 का अपवर्तनांक यहां पे यानी माध्यम 3 का अपवर्तनांक सबसे कम है तो वेग सबसे ज्यादा किसका होगा, B3 का, जो कि यहां पे लिख दिया। बचा कौन है, B1, जो कि बीच में आएगा। आ गया समझ, आगे बढ़े, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें क्या दे रखा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। चलिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सी होती है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। हमें चिन्ह परपाटी का पालन करना है। अब चिन्ह परपाटी की बात आ गई, चलो चिन्ह बना लेते हैं। पहले क्या है, ये है अवतल दर्पण, जिसके बाहरी पार्ट पे क्या कर लिया जाता है, पॉलिश कर ली जाती है। ये मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस में यहाँ पे लेंस का बीच वाला पार्ट पोल कहलाता है। और इसके पास में क्या होता है, फोकस होता है। इसके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और हमें यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है, जो कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, जो कि पोल से मापी जाएगी। अब बताना क्या है, मुझे फोकस बताना है। फोकस क्या है, ये गया। अब फोकल लेंथ कितनी होगी, ये मैंने बता रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना होता है, तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिमाग में आएगा कि आपका जो आंसर है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जब हम लेंस के लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहां पे चिन्ह परपाटी क्या होती है, माइनस। अगर लेंस के राइट साइड की, लेंस नहीं दर्पण, राइट साइड की बात करेंगे तो चिन्ह कैसा होता है, प्लस। सारी ही चीजें लेफ्ट में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, माइनस होगी। माइनस कहां पे, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, डी नहीं होगा, एसपी ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास में बर्फ है, ठीक है चलिए, और कांच है। अब यहाँ पे बर्फ और कांच की बात आती है। चलिए इसके लिए हम बात करते हैं, क्या बात करनी है हमें, हमें यहाँ पे ये करना है कि हमारे पास में बर्फ और कांच दे रखी हैं। बर्फ और कांच का मतलब है कि मीडियम चेंज हो रहा है, और अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पे इस तरीके से इसको बना लेते हैं। क्यों बनाया है? क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी। क्या ज़रूरत है? कि मेरे पास में कोई यहाँ पे क्या आ रहा है, एक यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, आ गई। क्या करें, अब आ गई तो यहाँ पे एक तरफ है बर्फ और दूसरी तरफ में क्या है, कांच है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऊपर वाला जो एरिया है वो बर्फ का है और नीचे वाला जो माध्यम है वो कांच का है। चलो इतनी भी बात सही है। हमें अपवर्तनांक दे रखे हैं, तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना है, 1.31 है। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.52 है। ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें वेग कम होगा। यहां पे 1.31 ज्यादा है कि 1.52 ज्यादा है, तो यहां पे कांच का अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा है, किससे, बर्फ से। अब इस माध्यम में वेग जो हो ज्यादा होगा वो किसका होगा, कांच का ज्यादा होगा। यहां पे मैं बी जी लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं बी आई। तो कांच का वेग ज्यादा होगा कि कम होगा, सॉरी उल्टा लिख गया। यहां पे कांच का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कांच का वेग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। किससे, आई से, क्योंकि कांच कैसा होता है, सघन सघन एरिया होता है। तो अब ये कांच अगर सघन एरिया है तो यहां पे ये जो प्रकाश आ रहा है वो माध्यम से दूर हटेगा या इस जो नॉर्मल है दूर हटेगा या नॉर्मल की ओर आएगा। तो सघन एरिया कौन है, सघन एरिया कांच है, क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा है। अगर सघन एरिया ये है तो इसका मतलब क्या है, भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन है, कांच है। और भीड़ भाड़ वाला इलाका कांच है तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको कैसे जाना था, इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, भीड़ वाला इलाका है इसलिए ये नॉर्मल की ओर झुक जाता है। तो यहां पर आपका आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा। यहां पे ए और बी गलत हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मल की ओर झुक रहा है। अब क्या करना है, अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है। क्या करना है, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक होता है आपका म्यू। किसके सापेक्ष निकालना है, बर्फ के सापेक्ष निकालना है। तो बर्फ के सापेक्ष निकालना है, इसलिए आई आएगा पहले और जी आएगा बाद में। और इस आधार पर जो बाद में आता है वो आएगा ऊपर और जो पहले आया था वो आएगा नीचे। तो आप बता दो जी की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, वो थी आपकी 1.52 और आपके आइस के लिए कप अपवर्तनांक कितना है, 1.31। इस आधार पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.16 आएगा और यहां पे आप देख लो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1.16 और नॉर्मल की ओर। नॉर्मल की ओर इसलिए झुक रही है क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये एरिया कैसा होगा, ये सघन एरिया होगा। कैसा होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। और ये कैसा होगा, ये विरल माध्यम होगा, यानी रेयरर मीडियम होगा। ओके, आया समझ, बिल्कुल एसपी डी आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, डी आंसर, बहुत ही अच्छे। आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। और ये 15 आपको क्या बताता है, सबसे पहले हम जानेंगे क्या बताता है। कहता है कि कौन सा एक मिथक नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जो मिथ नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है ये बताना है। बाकी के 3 जो हैं वो गलत हैं, एक जो है वो गलत नहीं है। चलिए, पहला कहता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक धर्म आता है जो कि महिलाओं को आता है। मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये तो मिथ है, हमसे तो पूछा है, मिथ नहीं है। तो ये भाई अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, कारण बताओ क्यों नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बी कहता है यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह गर्भवती हो जाती है। भाई ये कौन सा तरीका चल रहा है, मासिक धर्म के दौरान किसी को देखने से ही आप क्या हो जाते, प्रेग्नेंट हो जाओगे। ऐसे तो पता नहीं कितने लोग देखते हैं, पागल है क्या। गलत आंसर। अब क्या कहता है, चिप्स और डिब्बाबंद जो स्नैक्स होते हैं वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें पोषण कम होता है, सभी जानते हैं। इनमें क्या होता है, पोषण की कमी होती है, इसलिए किशोरावस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जो आज के टाइम पे आप जो डिब्बा बंद खाना खाते हैं, इसके अलावा जो चिप्स खाते हैं, जो लेज आता है,
तो ये क्या है, ये आपके लिए खाद्य पदार्थों में इनमें पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कम होते हैं। और अगर न्यूट्रिशंस कम हैं तो क्या ये खाना चाहिए? खाना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पढ़ाने की बात अलग है, लेकिन हाँ ठीक है, कम खाना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है। और ये किशोरावस्था हो या प्रजनन का टाइम चल रहा हो, उसमें तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ। बाकी का डी कहता है बच्चे के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से मां जिम्मेदार होती है। ऐसा नहीं है, बच्चे के लिंग के लिए हमेशा पुरुष जिम्मेदार होता है। इसलिए आपके आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है। तो आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इसी के साथ मैं बता दूं ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। और आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर आपने अदर वीडियो देखने हैं, ये वीडियो देख लिया है, देखने के बाद आपको क्यूरियोसिटी होगी कि क्या अदर वीडियो भी हैं। हाँ जी हैं। कहाँ मिलेंगे? हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। और आप प्ले के ऑप्शन पर पहुंच जाओ, वहाँ पर आपको जीएस, साइंस और मैथ्स सबकी क्लासेस प्ले मिली हुई है, वहां पे जाके सारी क्लासेस को आप देख सकते हो। तो आपको इस तरीके से पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट से चल रही है, और आज 30 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट हुई है। तो आप सारी शिफ्ट को देख सकते हैं, 18 की, 19 की, 20 की, इस तरीके से सारी क्लासेस चली हैं। पीडीएफ चाहिए? दिमाग में आएगा भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, पीडीएफ का बता दो। तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। आप इस पर जाएंगे, पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी लिंक के साथ में, आप यहां पे सारी लिंक देख सकते हैं, और इसके अलावा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ तो हम लोग एक जो आपके लिए साइंस का एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपये है। इतना स्पेशल प्राइस है, और यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हैं, सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। और इस 99 के बैच में आपको मिलने क्या वाला है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्या क्या है भाई इस सारी चीज़ों? क्लासेज होंगी, हाँ जी होंगी। पीडीएफ मिलेगी जी, मिलेगी। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी। कंटेंट कैसा रहेगा? अपडेटेड रहेगा। और टेस्ट सीरीज हाँ जी प्रोवाइड करेंगे। सारी चीज़ें मात्र 99 रुपये में। अगर आप इस बैच को लेते हो ना, तो भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने अगर 4 महीने में इसको कंप्लीट कराया ना, तो 1 रुपया भी इसकी कीमत नहीं पड़ेगी आपके लिए। सोचो कि अगर आप कहीं पर पढ़ने जाते हैं, कोई 1 रुपये से कम में आपको पढ़ा सकता है? मैं एक क्लास आपको 1 रुपये से कम में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 4 महीने में कंप्लीट कराऊंगा, लगभग 3 से 4 महीने में। और अगर 3 से 4 महीने में, 4 महीने में दिन कितने होते हैं? 120 दिन होते हैं। और 120 दिन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देखो, 120 दिन के 99 रुपये हैं। लेकिन ये बैच आपको लाइफ टाइम रहेगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 4 महीने के अंदर इसको ख़त्म करा दूंगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा बैच है, मैं अपना आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। और ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलने वाला है, तो आप जाकर देख लीजिए कि भाई 99 रुपये के अकॉर्डिंग ये कंटेंट आपका बेस्ट होगा। और आप अगर ऐसी पीडीएफ भी लेना चाहेंगे ना, तो वो भी आपको 500, 600, 700 तक की पड़ने वाली है। तो क्यों ना हम 99 रुपये में पढ़ भी लेंगे, और उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए इस बैच को, आपको ज्वाइन करना है। बाकी का मैं बता दूं कि हमारे पास में 2 बैच और हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का बैच भी हम लॉन्च कर चुके हैं, और इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बैच लॉन्च कर चुके हैं। आप इन दोनों बैच को खरीद सकते हैं। ये इनकी मात्र कीमत 399 रुपये है, 400 रुपये से 1 रुपया कम है। और 399 रुपये में हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 400 रुपये, एक पॉकेट मनी की बात करूँ तो वो भी 500 रुपये होती है। 400 रुपये में आपका बैच है, 100 रुपये फिर भी बच जाएंगे, खा पी लेना। ठीक है, चलिए, बाकी क्लास हो चुकी है, थैंक यू। इसके साथ में और एक खुशी की बात, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हो या एयर स्ट्राइक कर दी है। और एयर स्ट्राइक में आपने देखा होगा कि हमने आतंकवादी जो संगठन है या फिर आतंकवादी जो कैंप लगे हुए थे या फिर उनकी बिल्डिंग्स थी, उनको उड़ाने का काम किया है। और ऐसे ही हम आतंकवादियों को, टेररिस्ट को ख़त्म करते रहेंगे, और ऐसा ही हमारा भारत है। इसी के साथ में हम क्लास को आज ख़त्म करते हैं। जय हिंद।